वो सब मैंने कुछ भी थोड़ी बोल दूंगा, हैं? पागल थोड़ी हूँ, हैं? एनवर्ड बोल दूंगा स्टार्ट होते ही। आए हैं बड़े यहाँ पे मुझे कैंसिल करने वाले। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। तो भाई तेरी खांसी ठीक नहीं होती क्या? नहीं, आई डोंट नो इफ आई हैव सम इश्यूज। खैर, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। मेरे पास 4 दिन के ऑफ है, तो मैं आराम से आपको वीडियोस के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तो मेरी पिछली वीडियो पे 1 व्यू आया था, बट उस पर 5 मिनट्स 49 सेकंड का वो व्यू था। समझ रहे हो ना, मतलब एक बंदे ने देखा और 5 मिनट्स 49 सेकंड तक, 6 मिनट तक उस बंदे को मैंने एंटरटेन किया है। 6 मिनट तक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ऑलमोस्ट 6 मिनट था। और बढ़िया, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। काफ़ी टाइम हो गया हमारा केमिस्ट्री किए हुए, तो काफ़ी टाइम हो गया। केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। कुछ लोग पूछ रहे हैं भैया ये रिडॉक्स वाली वीडियो कहाँ है? तो रिडॉक्स वाली वीडियो पड़ी हुई है। मैंने सोचा था कि चैप्टर के बाद करूँगा रिडॉक्स वाली वीडियो। रिडॉक्स वाली, रुक जाओ ज़रा, फालतू चीज़ें डिलीट करना है तो मुझे। रिडॉक्स वाली वीडियो ऐसी पड़ी हुई है, अभी चिंता मत करो, आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी। तो जब तक टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? अमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप तो अगर कोई न्यू व्यूअर है तो कुछ चीज़ें हम स्टार्टिंग में स्किप करते हैं, क्योंकि उसके लिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो आगे चल के आएगा। बेसिकली मुझे आता नहीं है, आसान भाषा में मुझे आता नहीं है। थोड़ी अगर मैं एक्सक्यूज़ के साथ बोलूँ तो इसके जो रीज़न है, इसके जो पीछे का कंसेप्ट है, वो अभी पढ़ा नहीं हमने अभी तक। वो आगे चल के आएगा। आगे चल के मतलब है तो इसी कार्ड में आता है, लेकिन ज़्यादातर वीडियो बंद हो जाती है और कार्ड ही नहीं आता वो। तो इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि अभी करेंगे। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, दी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। आपको पता है यहाँ पे, मैं सबसे सही बताऊँ तो यहाँ पे दिक्कत इसमें नहीं आती है, मतलब ये नंबर से खेलने में नहीं आती है। नंबर से खेलना आसान है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को दिक्कत आती है कि भाई क्या चीज़ कहाँ डालें, वो समझ में नहीं आता। कौन सी चीज़ टूट के कैसे जाएगी। NH4OH हो गया, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यही तो होता है। वो जब टूटता है तो अब ये देखो, ये सॉल्ट है, ये जो भी है ये पूरा टूटेगा। मैं श्योर नहीं हूँ सॉल्ट है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो सॉल्ट है, बट अगर नहीं भी है तो ये पूरा का पूरा टूटने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा टूटता है। क्यों भाई? क्योंकि NaCl प्लस किससे बनाई है? NaCl और किस चीज़ से बनाई है? NaCl से थोड़ी बना है। NaOH और NH3, जिस भी चीज़ से बनाए, पूरा टूटने वाला मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस, मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या, अब ऐसा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताओ अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा NH4Cl है ना। NH4Cl तो होता है। ये पूरा टूटता नहीं टूटता? आई गेस ये भी पूरा टूटता है। अब मुझे नहीं पता यार, मैं श्योर नहीं हूँ, रुक जाओ देखना तो मेरे को। NH4Cl हो गया, NH4OH प्लस HCl। अच्छा ये वीक बेस है, ये पूरा नहीं टूटता, इसका मतलब। चलो पहली चीज़ तो गलत थी, ये वीक बेस है। करेंगे यार, रुको ऐसे करेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे इस पर। मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं इस बार फिर भूल गया। रेड फ्लैग क्वेश्चन हम करते ही नहीं है। रेड फ्लैग क्वेश्चन के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने ना किया है और ना आगे आएगा। वो आगे आने में मतलब इस कार्ड में नहीं है, इस डेक में नहीं है। डेक होता है ना, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये हम फ्लैश कार्ड्स कर रहे हैं, पता है ना, ये सब हम फ्लैश कार्ड्स कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलो ये सिर्फ हमें पढ़ना है बस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस, अगर 2 चीज़ें ली हैं और उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बीच का डिफरेंस 2.1 से कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो कोवेलेंट है, आयोनिक नहीं है। कोवेलेंट मतलब शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ मान लिया करो, ठीक है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपनी साइड ले लेगा। तो खैर यहाँ पे अगर ज़्यादा ताकतवर है ही नहीं, ज़्यादा ताकत के बीच का डिफरेंस नहीं है, तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगी वो लेस देन 2.1 है। 2.1 क्या पॉलिंग स्केल पे है शायद, ये अलग अलग स्केल होते हैं ना, मैं श्योर नहीं हूँ किस स्केल पे है। खैर जो भी वो उसका मतलब नहीं है। 2.1 से कम है, यानी कि ज़्यादा ताकतों में डिफरेंस नहीं है, तो लोग शेयरिंग करेंगे। ठीक है भाई, तू भी कर ले कॉपरेट, मैं भी कर लूँगा। अगर है भाई ठीक ठाक है, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, 2.1 तक का डिफरेंस है, तो क्या
थोड़ा बहुत शेयरिंग होगी और थोड़ा बहुत छीना झपटी हो जाएगी। CH तो नहीं, अभी CX मान लेता है, रुक जाओ, यहाँ CX डालना तो मुझे, मान लो यहाँ CX डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। CX, ठीक है, CX है, मान लो X ठीक ठाक ही है भाई, हाँ मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है इन दोनों में, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो वो 2.1 का हो जाएगा। थोड़ी बहुत छीना झपटी होगी और थोड़ी बहुत शेयरिंग हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ताकत के बीच में डिफरेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, 2.1 से भी ज़्यादा है, 2.1 से भी ज़्यादा है। तो भैया जब ताकत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, तो छीन ही लेता है। तो X छीन लेगा, या C भी छीन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। X छीन लेगा और फिर ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है, सब छोड़ो। पढ़ना है क्या, पढ़ना है तो पढ़ लो। ये परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर है, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन इनकाउंटर किया ही नहीं है। आया तो चलो देखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें से कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा छोटा है, रुको इससे करूँगा मैं, तो चलो आई है, तो चलो कर ही लेते हैं। CH4 है और CF वो है, ठीक है। देखो देखो ऐसा होता है ना यार, यहाँ पे पहले तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको, हाँ आई गेस हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, CH4 है, अब यहाँ पे ना सारे के सारे सब्सिडरी आइटम्स सेम है, तो आपको पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, वो पता है क्या आपको? नहीं पता है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं भाई? स्टेरिक नंबर निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता पॉज करो, सोचो 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 सोचो। अच्छा अगर मैं थोड़ा हिंट दे दूँ, ये SP3, SP2, SP5, SPD जो भी होता है, इमरजेंसी जो भी होता है, वो वाला रिलेशन है यहाँ पे। अगर थोड़ा पॉज कर सकते हो, सोचो तो बढ़िया है। देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ऑनेस्टली आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट, ये वीडियो मतलब ये चैनल इतना ब्लो अप नहीं कर रहा है, ठीक है। सो माइट एज वेल जस्ट ऐसे ही बना देता हूँ मैं वीडियो। मैं मेरे कहने का ये मतलब है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ये वीडियो अभी यहाँ छोड़ दोगे। अगर आप नहीं देख रहे हो ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग छोड़ दो, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई वीडियो नहीं देखेगा तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। बट स्टिल अगर कोई एक आदमी यहाँ बस पैसिवली बैठा हुआ है और देख रहा है, सुन रहा है बात, तो वीडियो छोड़ दे, चैनल बंद हो जाएगा। बंद हो जाना तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब होगा, बट आप वीडियो छोड़ दो, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है पैसिवली बैठने का। इट वुड बी मच बेटर कि आप क्वेश्चन लगा दो, और अगर सुनना ही है ना बैठ के, तो लेक्चर देखो। ये यहाँ पे ना कुछ और हो रहा है, ये एक्टिवली मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे को पढ़ाना नहीं आता, आई एम नॉट अ टीचर। हाँ बस मुझे पढ़ाना आता है, और क्या पढ़ाते हैं वो ये सब नहीं आता मेरे को। चलो खैर, स्टेरिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, जैसे एटलीस्ट मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। भाई अगर लोन पेयर वो हो गए तो भाई, लोन पेयर नहीं हुई तो नेगेटिव, वो सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया तो, हाँ यही चीज़ें होती हैं जो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। खैर यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर कुछ नहीं है। 4 जब 4 होता है ना, तो मतलब 4 पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 1 S और 3 P, SP3 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें, तो SP3 हाइब्रिडाइज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे S कैरेक्टर कितना है, मतलब क्या मतलब, देखो 4 आपके पास ऑर्बिटल है, उसमें से 1 S है, तो SP हो गया 1/4। परसेंटेज में निकालोगे 100%, यानी कि 25%। कई बार क्या होता है, जब यहाँ पे कुछ और लगा दूँ मैं H की जगह, मान लो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे H लगा दिया, ठीक है। H की जगह मैं कुछ X लगा दूँ, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा दूँ, तो ना यहाँ पे परसेंटेज सब में ना चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा। अगर ये बाकी सबसे अलग हुआ, तो अब यहाँ पे यहाँ भी चारों के चारों हाइड्रोजन, यहाँ भी चारों के चारों फ्लोरीन, तो S कैरेक्टर सेम रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है वो तब पता चलेगा जब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के बीच में फ्लोरीन आएगा, या फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा, तब उस केस में पता चलेगा। एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। यहाँ पे सब दोनों का बॉन्ड बराबर होगा, ठीक है। वो तब होगा जब यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। छोड़ो, चिंता मत करो, नहीं भी समझ में आया तो धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है मेरे पास CH3COOH का 1.7 × 10⁻⁵ है, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है H+ की। ये बताओ कि आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था। देखो चलो, CH3COH, CH3COOH। अब सबको इसकी दिक्कत तकलीफ पता है कि ये भैया पूरा नहीं टूटता है। क्या मतलब, ये थोड़ा बहुत टूटेगा, क्या बनाएगा, टूट के क्या बनाएगा, ट्राई करो, पॉज करो, ठीक है। आई होप पॉज कर लिया हो। CH3COO- यार पॉज करो के बाद मैं थोड़ा कम गैप देता हूँ क्या, ज़्यादा गैप देना पड़ेगा क्या?
CH3COO माइनस और H प्लस। रुक जाओ, CH3COO माइनस और यहाँ पे है CH3COOH। ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता है कितना कितना टूटा है। अगर ये मतलब मान लो 1 मोल से स्टार्ट किया हमने, अच्छा नहीं चलो मानना वानना मत करो क्योंकि हमें निकालना ही है। तो जब मान लोगे ना तो आंसर नहीं निकल पाएगा, समझे, कुछ और निकाल के बैठ जाओगे। जब आंसर कुछ अगर मान लो अगर ये हाइपोथेटिकली अगर ऐसा होता कि हमें कुछ और निकालना होता या हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं निकालनी होती, तब मैं यहाँ पे 1 मान लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे अगर हमें निकालना ही यही चीज़ है तो मान के मत चलना, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 3.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये टूटेगा ना, जो एक पीस में टूट के ये दोनों बनेंगे, और इतना ध्यान रखना कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक CH3COOH टूटेगा तभी तो CH3O माइनस और प्लस H प्लस आयन बनाएगा, समझ रहे हो ना। ये एक टूटेगा तब ये बनाएगा एक और ये बनाएगा एक। ऐसा नहीं है कि ये एक टूट गया इसके एक बन गए इसके 13 बन गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों बराबर बराबर होंगे। मेरे कहने का मतलब जितनी कंसंट्रेशन इन भाई की उतनी कंसंट्रेशन हमारी इन भाई की। क्यों? बराबर बराबर हुई, तो जितनी कंसंट्रेशन यहाँ दे रखी है उतनी कंसंट्रेशन यहाँ। तो इसका मतलब अगर मैं, और इक्वेशन कांस्टेंट आपको पता कैसे लिखते हैं? ट्राई करो, पॉज करो, सॉरी आयनाइजेशन कांस्टेंट, वैसे एक ही बात है। बताओ कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ, पॉज करो। आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग, इसकी कंसंट्रेशन दोनों की मैं x मान के चल रहा हूँ, तो x की कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल में होती है क्या? कंसंट्रेशन मोल में लेते हो क्या? बताओ। हाँ यार, जितनी ज़्यादा मोल उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन मोल में नहीं लेते, मोल पर लीटर में लेते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों लेते हैं? आपने 5 मोल लिए, बहुत ज़्यादा यार, 5 मोल लिए तो है भाई। 500 मोल लिए, चलो 500 मोल ले लिए, बहुत ही ज़्यादा यार 500 मोल। तो 500 मोल को आपने 50,000 लीटर में डाल दिया, 50,000 लीटर पानी में डाल दिया। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। 5 लाख लीटर पानी में डाल दिया, कुछ नहीं है। 500 मोल कुछ है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। 50 करोड़ लीटर पानी में डाल दिया, होता है इतना पानी? ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन के लिए आपको लीटर का भी, वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम मोल पर लीटर में लेते हैं। मेरे को ये बात पहले नहीं बताती। अपॉन वाई जो हमें निकालना है आंसर। ठीक है, अलग कलर में लिखता हूँ मैं, सियान में लिख देते हैं। ये पता है जी, ये पता है जी, ये पता है, वाई निकल जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया अपना? 3.4 इंटू 3.4 इंटू 3.4 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, ये ऊपर गया, ये हो गया 6.8, ये हो गया 6.8 इंटू 10 टू द पावर 6.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है आंसर ये डी। क्या बोलते, कैसा लग रहा है? मेरे को तो पर्सनली आई फील वेरी गुड कि मैंने सॉल्व कर लिया। अरे एक सेकंड, ये तो हो गया था, करेंगे अभी। ये हमने नहीं किया था ना? नहीं, चलो ये अलग क्वेश्चन है। पायरिडीन लिया, आपको नहीं पता पायरिडीन? नहीं भाई मुझे पता, मतलब ठीक है आपको पता होगा, जो एक और व्यूअर आपके साइड बाय साइड जस्ट अभी देख रहा होगा उसको नहीं पता है। भाई तुझे देखते ही 4 लोग, ठीक है भाई हो गया, हाइपोथेटिकली मान लो। पायरिडीन किसी को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। पायरिडीन फॉर्म करता है पायरिडीनियम आयन। ठीक है, और ये बता दो कि कितना परसेंटेज पायरिडीन है। ठीक है, व्हाट, कितना परसेंटेज पायरिडीन फॉर्म कर रहा है? अबे ऑर्गेनिक पायरिडीन पिरामिडीन नहीं है। ठीक है, मेरी वाली गलती मत करो, पायरिडीन पिरामिडीन नहीं है। पिरामिडीन और प्यूरिन अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग है और ये पायरिडीन अलग है मेरी वाली। हाँ, तो ऑर्गेनिक चीज़ों में क्या होता है ना, ये पूरा कंप्लीट होता ही नहीं है, थोड़ा सा कंप्लीट होगा। देखो हाईएस्ट 1.6% ऑप्शन दे रखा है, थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। 100% कुछ नहीं होता इनमें, होता ही नहीं इनसे। तो इसलिए हम ना, इसलिए परसेंटेज निकालना हम लोग कितना कंप्लीट हुआ। खैर कोई बात नहीं, परसेंटेज ऑफ पायरिडीन। अब देखो C5H5N, C5H5NH, ठीक है, H ऐड हो गया, एक H प्लस आयन ऐड हो गया। तो H प्लस आयन कैसे ऐड करोगे? H प्लस पायरिडीन
बस मैं पायरिडीन लिख रहा हूँ, प्लस H प्लस आयन, यानी कि जब पानी ऐड कर दो ना, पानी में अगर आप मिला दोगे तो सिंपल है हम लोगों का pH आ जाएगा, pH प्लस, और OH माइनस भी आ जाएगा, प्लस OH माइनस। अब इसका रिएक्शन कांस्टेंट भी निकल जाएगा आराम से। इन अ 0.1 m एक्वस पायरिडीन सोल्यूशन, 0.1 m एक्वस पायरिडीन सोल्यूशन। अच्छा 0.1, अच्छा मतलब ये 0.1 लिया हमने, ठीक है, तो ये 0.1 लिया हमने, और ये तो कितना ही ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मान लो कि इसका ना मान लो इससे x हटा, ठीक है, P से मान लो 0.1 से 0.1 में से x मोल हट गया, 1 मोल पायरिडीन से 1 मोल ये पायरिडीनियम आयन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 लिख रहा हूँ, और H2O एक ही टूट रहा है, क्यों? क्योंकि एक H प्लस देना है ना, एक H प्लस देने के लिए आप एक H2O तोड़ोगे। H2O जब तोड़ दोगे तो वो H प्लस और OH माइनस बन जाएगा, तो H प्लस तो एक हुआ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कहने का क्या मतलब मैं भूल गया। मैं भूल गया यार, मेरे कहने का क्या मतलब था। हाँ तो सॉरी हाँ तो x आएगा ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर x बन जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ से x टूटा, तो जितना टूटा उतना बना। यहाँ पे यहाँ से टूट के यहाँ जा रहा है, यहाँ भी x था और यहाँ भी x था। अच्छा k भी दे रखी है हमें। अच्छा तो हमें अगर x निकल जाए तो मज़ा आ जाए, पता चल जाएगा कितना टूटा था, और कितना टूटा था फिर उसको ओरिजिनल वाले से कंट्रास्ट करके आंसर आ जाएगा। अब आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, के भी आपको पता है, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों के बराबर है, एक्स स्क्वायर ही ले लो सीधा, वैसे तो ऐसा होना चाहिए बट ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लो सीधा। और यहाँ पे ना रिएक्टेंट में आप इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखोगे, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट की नहीं लिखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.1 माइनस एक्स हो गया। अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे छोटी सी हम यहाँ पे बिग ब्रेन मूव पुल करने वाले हैं। पहले एक सेकंड रुक जाओ। 1.7 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 9, 10 टू द पावर नेगेटिव 9, ठीक है। एक्स निकल जाए, रुको एक सेकंड, कलर चेंज करने दो। अब क्योंकि ये एक्स बहुत छोटा है, कैसे पता, अभी बताया था ना, बहुत कम हिस्सा टूटता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 100 में से 5-6 हिस्से टूट के निकल गए, बहुत ही कम है। 0.1 के सामने कुछ नहीं है एक्स, तो मैं ना लिखूँ तो बेटर है। हाँ ठीक है भाई, मत लिख। तो एक्स स्क्वायर हो गया अपना 1.7 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 10 हो गया इनफैक्ट। तो एक्स हो गया, अगर मैं इसे 16 ही मान लूँ, इसे 16 मान लूँ नेगेटिव, हाँ तो चलो इसे 16 मान लूँ, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 5.5 थोड़ी लिखेगा भाई। अच्छा रुको, इसको एक्स स्क्वायर को भी यही रहना दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। आपको निकालना क्या था, परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज कैसे निकालोगे, ठीक है, परसेंटेज निकालोगे दैट फॉर्म्स, ठीक है, कितना बना कितना टूटा, ओरिजिनल कंसनट्रेशन इंटू 100, 0.1 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया एक्स हो गया 1.7, सॉरी इसे मैंने 4 मान के लिया था ना, 4 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 11/2। 11/2 कैसे आ गया भाई, ये कहाँ से? अबे इसको 17 मान लिया, 17 क्यों, अबे 16 हो जाता ना तो इजी हो जाएंगे कन्फ्यूजन, क्योंकि इसको रूट में करना है ना, 17 का रूट थोड़ी निकालूंगा यार, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने फिर 11 कर दिया, फिर इसका रूट करोगे तो इसका आधा करो, इसका आधा करो, समझ रहे हो ना, ठीक है। इंटू एक्स की वैल्यू थी इंटू 100/0.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 3 हो जाएगा ये। अरे यार मुझे नहीं पता 0.4 के आसपास कौन सा आंसर सही है, 0.4 के आसपास तो कुछ है ही नहीं। सो गुड पॉइंट यार, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, सॉरी। 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, तो 3 पॉइंट समथिंग तो है ही नहीं, 0.0013 है। अच्छा इन्होंने सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया, क्या यार ये क्या बात होती है, सीधा आप ये फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हो। वो
मज़ा क्या है इसमें, मज़ा क्या है, मज़ा क्या है इसमें। चलो भाई, इन्होंने ये फार्मूला लो लगाया है, ये कैसे लगाया है, चलो ठीक है, इन्होंने कोई नया सा फार्मूला लगाया है, ये हमें डिराइव करना पड़ेगा। ये भी लास्ट में करना था हमें, ये भी लास्ट में, ये हमने कर ही लिया जस्ट अभी भी। क्या आया था आंसर हमारा, नहीं ये थोड़ी क्या था, अच्छा हाँ ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, ये किया था हमने, डी आया था हमारा आंसर। एक क्वेश्चन हुआ है ढंग से अभी तक। चलो ये ट्रेंड क्या है, पहले ये देखो, पहले ग्रुप कौन सा है बताओ। ग्रुप 13 है, सही बोल रहे हो, सही है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई, कोई बात नहीं, गलती होगी होगी यार, बेइज्जती सह लेना यार। चलो चल रहा है ना, चल तो रहा है जी। चलो अभी एक प्रैक्टिकल वाली वीडियो थी, वो अपलोड करी है मैंने, देखता हूँ उसका वो कैसे रिसीव हो रही है, वेल रिसीव है या नहीं है। आई हैव टू गो टेक अ लीक मैन, थक गया हूँ यार मैं। चलो तो हो गया बोरोन, तो ग्रुप 13 में आ जाओ, ग्रुप 13 हो गया आपका, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैं इसे पहले टेलूरियम पढ़ता था, मैंने पहली वीडियो में से टेलूरियम बोल रखा है, इतना ही था और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो क्या होता है, बहुत कुछ होता है यार। तब इरोजनस जो, नहीं भाई नहीं, यहाँ पे नीचे जा रहे हो आप ग्रुप में, अच्छा वो ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हो ना, शेल के साथ क्या होता है, शेल बड़े हो जाते हैं, हाँ यस, शेल बड़े हो जाते हैं, ठीक है। शेल बड़े हो जाते हैं, तो शेल बड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में होंगे तो उन्हें निकालना आसान होना चाहिए, है ना। और ऐसा यूजुअली होता भी है, बट दिक्कत क्या आती है नीचे जैसे, तो मेरा एक हाइपोथेसिस हुआ, ठीक है, मैं आया, मैंने बोल दिया ऐसी ऐसी बात बोली मैंने 4, और फिर मैंने बोल दिया जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब आयन बनाने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की एंथैल्पी मान लो, बस ऐसे मान लो, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी आपकी, हाँ मैं कह रहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, कितना मतलब जान कितनी लग रही है आपको खींचने में, इलेक्ट्रॉन खींचने में कितनी जान लग रही है। तो देखो वो आपको बात, वो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे वो कम होती जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाउन स्टेयर्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। बट आपको पता है केमिस्ट्री ऐसे वर्क नहीं करती है, आप एक जनरल रूल लगा के नहीं छोड़ सकते हो, आपको क्लॉजेस वगैरह डालने पड़ते हैं बीच बीच में। तो ऐसा क्या होता है ना, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, मतलब गैलियम में निकालना मुश्किल है। सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ और लिख दिया। अरे यार वो सब छोड़ो, मैं ये कहना चाहता, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर जाएगी, मेरे को 1 वो लिखना था, छोड़ो। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, नीचे जाओगे तो ये डिक्रीज़ कर जाएगी। भाई तो ये गैलियम में ज़्यादा क्यों है एल्यूमिनियम से, ऐसा कैसे हो गया, कलर चेंज करने दो मुझे। गैलियम में ज़्यादा क्यों है एल्यूमिनियम से, और ऐसे ये टेलूरियम में भी है, ये क्या चक्कर है। तो मैं बताता हूँ, ऐसी चीज़ों के पीछे राज होता है। पहले तो सेकंड पीरियड के लिए आपको एक निमोनिक याद करना पड़ेगा, मत करो, पता है मत करो, वो आप एक बार ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना, ये भी समझ जाओगे। ऐसी चीज़ होगा ना, एक ही आपका सोल्यूशन है, और वो होता है कि आप पैसे दे दो मेरे को। नहीं नहीं नहीं, मेरे, रुक जा मैं ज़रा वॉशरूम से होके आया, होल्ड अप।
हमने तो सुना नहीं भाई, कुछ आवाज़ ही क्या, मतलब क्या चाह रहे हो, माउस पैड पे थोड़ी मूत दूंगा, ट्रैक पैड पे, सॉरी। भाई तू पी क्या, भाई चाय है जो तुम, मुझे भूल गया था कि थोड़ी चाय बच गई। ऐसे व्यूअर हैं भाई मेरे, ऐसे व्यूअर हैं, ऐसी बातें करते हैं। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे हैं, क्या करोगे, कोकीन। ठीक है चलो, एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन। अच्छा मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, टिप्स एंड ट्रिक दे देते हैं थोड़ा। आप सिर्फ पहली कन्फिग्रेशन याद करो, वो भी मत याद करो, बस पीरियोडिक टेबल तो याद होगी, वो भी नहीं है तो ठीक है भाई, तब तो शाबाश शहज़ादे। कुछ याद नहीं किया शहज़ादे, कोई बात नहीं, चलो मुझे भी याद नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5, नंबर 5 पे आ गया। फिर आप एक स्टेप नीचे जाओगे तो आप 8 प्लस कर दो, आपको इसका मिल जाएगा, मतलब 5 है, 5 में 8 प्लस कर दो 13 मिल गया, इसका नंबर मिल गया आपको। ऐसे ग्रिल्स का भी नंबर मिल जाता, मज़ा आ जाता। ठीक है, गैलियम, फिर से 8 प्लस कर दो 21, फिर शायद पता नहीं क्या प्लस करना होता है, मैं भूल ही गया। ऐसा होता है ना, 8 प्लस करो फिर 8 8 8, फिर शायद 18 प्लस करना होता है, ऐसा होता है क्या, मेरे हिसाब से तो होता है। अब जो भी है, फिर आप 18 इसमें 18 प्लस करो, इसमें क्या बोलते हैं हार्फ, हाँ 21 में 18 प्लस करो, ये हो गया 9, 39 हो गया। और फिर इसमें क्या प्रेस करते हैं, फिर इसमें प्रेस करते हैं 8 8 18, फिर शायद 32 वो करते हैं, प्लस करते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। 32 हो गया आपका, 53। हाँ जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये क्या खुल गया, पीरियोडिक टेबल आ जाओ। 5 13 31, अच्छा एक सेकंड, कुछ गलत ऐड कर दिया क्या मैंने, तो ये तीसरा ही ऐड गलत हो गया, तो 13 में सॉरी, अच्छा 8 प्लस 8 करो, फिर शायद 18 करना होता है, अच्छा चलो प्लस 18 हो गया, तो ये 31 मान लो। लास्ट डिजिट तो मैच कर रहा है ना, कम से कम लास्ट डिजिट तो मैच कर रहा है ना यार, बहुत है इतना तो, 31। फिर नीचे और जाओ, फिर शायद फिर 32 ऐड करना होता है, कितना ऐड करना होता है, फिर 31 के बाद क्या है, 49। देखो लास्ट डिजिट ऐड हो रहा है, ठीक है, लास्ट डिजिट देखो बिल्कुल बराबर ऐड हो रहा है। फिर से 18 ऐड करो, फिर से 18 ऐड करो तो 49 आ जाएगा, 49। फिर शायद 32 ऐड करना होता है, थैलियम, ठीक है 81। ओहो, फिर पता नहीं क्या ऐड करना होता है, छोड़ो वो सब छोड़ो, 81 पे है थैलियम, 81 पे है। बात ये होती है कन्फिग्रेशन, मैं एल्युमिनियम और गैलियम का बता दूंगा, बाकी जो नीचे सर ने लिखा होगा ना उससे काम चलाएंगे, क्योंकि लंबा है थोड़ा सा वो एक्सप्लेनेशन उसका, हल्का सा थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना, तो इसलिए मैं हेजिटेट करता हूँ। चलो अब कन्फिग्रेशन तो बता दे भाई, जिस काम के लिए आए थे। एल्युमिनियम का नंबर क्या था, 13। एल्युमिनियम का नंबर क्या था, 13। ये सब छोटी छोटी चीज़ ना पेपर में जनरली मानो ना मानो बहुत काम आती हैं, सब छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊँ तो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो तो गया, अरे हाँ बहुत पहले हो गया था, सॉरी 10 2 12, और यहाँ पे 3p1 में काम ख़त्म था हमारा। खैर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इग्नोर मारो। एल्युमिनियम हो गया, अच्छा ठीक है, अब आओ इधर आओ, अब आओ गैलियम पे। ठीक है, गैलियम क्या 31। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसी बहाने आपको कन्फिग्रेशन भी दिखा दूंगा कैसे होती है। 2s2, 2p6, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बात है। 3s2, 3p6, 4s2, SS, PS, DPS, 4d10, 4d10, आर यू श्योर, आई गेस। और फिर SS,
DPS यहाँ पे 4P1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो वो सब छोड़ो, वापस आ इधर, ठीक है। देखते हैं, इसको गिन लेते हैं। 10 तो ये हो गए, फिर 10 ये हो गए, फिर 10 ये हो गए, 30 31, हाँ ठीक है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ एक्चुअली, कन्फिग्रेशन की जेन्युइनली बताऊँ तो सही मायनों में ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर ये बात कन्फिग्रेशन इस बहाने प्रैक्टिस भी हो जाती और एक चीज़ क्लियर भी हो जाती। ये सब आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन डिसाइड करता है? मतलब शेल डिसाइड करता है? नहीं, शेल एक आपको जनरल ट्रेंड कर देता, और एक्चुअली आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका ये वाला शेल नहीं, बाकी अंदर के शेल डिसाइड करता है। क्या मतलब? देखो ऐसा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको क्या है, एनर्जी है कि कितनी एनर्जी लगेगी उसे रस्सा कस के खींचने में, इलेक्ट्रॉन को बाहरी शेल से खींचने में। यार तो खींचने में चाहिए तो ठीक है, अब ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? आप खींच रहे हो तो आपको अपोज कौन कर रहा है? यार मुझे अपोज पता नहीं कौन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी बीच का न्यूक्लियस कर रहा है, ये तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। खींच कौन रहा है? यही खींच रहा है, बाहर वाला खींच रहा है ऐसे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि जितनी ताकत ये चीज़ इस पे लगाएगी, जितना आपका न्यूक्लियस जो है इस पे फोर्स लगा पाएगा, इसको जितना पुल कर पाएगा, उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ तो लेकिन भाई, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करेगा। देखो ये ताकत तो लगाएगा। आई लाइक हाउ यू थिंक जेन्युइनली, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जैसे सोचा। मैं भी यही सोचता, सही बताऊँ। मैं तो इतना भी नहीं पहुँचता जहाँ पहुँच गए तुम लोग। मैं तो इतना भी नहीं पहुँचता। मैं यहीं थम जाता भाई। ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, ये सब यही नहीं समझ जा। कोई बात नहीं, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये एक्चुअली कन्फिग्रेशन ऐसे लिखते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है जो नंबर है ना, और ये SS PS ये ऑर्बिटल है। ये वो सब चिंता मत करो, सब छोड़ दो, वो सब चिंता मत करो। ये आपको पता होना चाहिए लेकिन, हाँ, क्वेश्चन समझने के लिए। नहीं तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपके दिमाग में बीच में कहीं ना कहीं रहे, अरे भाई ये है क्या, ये हो क्या रहा है, ये सिस्टम हैंग हो जाएगा। खैर, तो ये आपको खींच रहा है और आप इसे खींच रहे हो, तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन का क्या काम है? बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं? इसकी अट्रैक्शन को आप तक पहुंचने में रोक रहे हैं। रोक भी रहे हैं और आपको रिपेल भी कर रहे हैं। मतलब आपको चाह रहे हैं कि आप निकल जाओ यहाँ से, आपको बचा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, बचा रहे हैं आपको। शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, याद आया? यही होता है जी शील्डिंग इफेक्ट, इसे ही कहते हैं, यही काम आता है जी हमारा शील्डिंग इफेक्ट, समझे बूझे बाबू? यही क्या होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट, ये होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है, ये सब काम आता है आपका। ठीक है, अब मैं क्या करूँ इसका? अब इसका क्या करना है? हाँ, तो शील्डिंग इफेक्ट, तो एक्चुअली बात ये होती है ना, यहाँ देखो कौन शील्ड कर रहा है, बस ये देखो ऑर्बिटल। मैं भूल गया, पता है इसे ऑर्बिटल बोलते हैं, सब ऑर्बिटल बोलते हैं, मैं यही भूल गया। चलो मैं इसे ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो अभी के लिए पहले बता दूँ, मैं इसे ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ ये ऑर्बिटल है नहीं है। ये S ऑर्बिटल है। प्रोटेक्शन कौन कौन दे रहा है? S दे रहा है, यहाँ पर भी S दे रहा है। 2S है, ये 1S है, अलग अलग है। ये 2P है, ये 3S है। हाँ, ये लोग दे रहे हैं। यहाँ पे भी ये लोग ही दे रहे हैं, यहाँ तक तो ये लोग ही 3S तक तो यहाँ दे रहे हैं। 3P भी दे रहा है, 4S भी दे रहा है, 4D भी दे रहा है। बात ऐसी होती है ना, जो डी की जो प्रोटेक्शन है, डी की प्रोटेक्शन बहुत ख़राब है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और गैलियम का पुल बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब? यहाँ पे 13 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, 13 प्रोटॉन, और यहाँ पे 31 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं। तो अगर आपकी पुल करने की क्षमता बढ़ जाए, समझे, और प्रोटेक्शन उतनी ना हो, मतलब औकात से बाहर चली जाए और प्रोटेक्शन आपके पास कुछ नहीं है, शील्डिंग आपके पास नहीं है इतनी, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा लगेगा, सॉरी इसके ऊपर ज़्यादा झटका लगेगा। अरे इसके ऊपर ज़्यादा झटका लगेगा, समझे ना? इसके ऊपर ज़्यादा खिंचाव लगेगा, तो आपको ज़्यादा एनर्जी भी डालनी होगी। ठीक है जी, चलो हो गया यहाँ पे, अब आगे बढ़ें। तो इसी वजह से ये ट्रेंड अजीब सा है। इंडियम और थैलियम में भी ऐसा है। यहाँ पर गैलियम में 3D डी ऑर्बिटल ख़राब है। जब आप थैलियम तक पहुँचोगे ना, जब आप 82 तक पहुँचोगे, 82 था 81 था, तो कन्फिग्रेशन लिखते ऐसा सीन आ जाएगा कि वहाँ F ऑर्बिटल आ जाएगा। डी के बाद F आता है, थोड़ा दूर आता है लेकिन आ जाएगा, F ऑर्बिटल आ जाएगा। और F ऑर्बिटल तो और भी ज़्यादा रद्दड़ ऑर्बिटल है, तो ये तो और भी ज़्यादा ख़राब शील्डिंग इफेक्ट देता है, समझ रहे हो ना? इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था ज़्यादा।
ये वेरिएशन है सेकंड एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड। ये चिंता मत करो, ये आपको याद हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों क्या नाम है इनका, अमित महाजन सर ने ये याद करवाया। मैं श्योर नहीं हूँ क्यों करवाया, या करना है तो कर लो, सही बात हूँ। मैं अभी तो कह रहा हूँ कि याद हो जाएगा, मेरे को पता है, मैं बाद में भूल सकता हूँ। मैं ले लूँ क्या, थोड़ा सा ब्रेक व्रेक ले लूँ क्या? चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ एक सेकेंड, हल्का फुल्का थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, चाय पानी फिलअप करता हूँ अपना। अरे एक सेकेंड यार, चाय फिलअप करता हूँ और फिर आता हूँ मैं। आता है, ठीक है। माइक पे लाइट अप दे दिया है और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर वैंट हॉफ इक्वेशन, तो जी वैंट हॉफ इक्वेशन पहले तो आपको पता होनी चाहिए नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैंट हॉफ इक्वेशन नहीं भी पता है तो ये उसके भी बिना भी हो जाएगी। पहले मैं उसके बिना करूँगा ऑडियंस के लिए, फिर मैं कोशिश करूँगा उसको लिखने की। मैं देख रहा हूँ मुझे खुद भी याद है या नहीं है, लग तो नहीं रहा वैसे मुझे। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। के इक्विलिब्रियम पता है क्या आपको? के इक्विलिब्रियम तो पता होगी ही, के इक्विलिब्रियम नहीं पता है तो कोई बात नहीं। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, रिएक्शन कांस्टेंट होता है जब आप इक्विलिब्रियम पे हो। तो वो हो गया बराबर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ये मैं पता क्या सोचता था यार, ये जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो 1 क्यों नहीं है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट बराबर हो जाने चाहिए ना इक्विलिब्रियम पे, ये 1 क्यों नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती है, वो रिएक्शन वो बराबर हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बराबर होता है, मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं। दिमाग से निकल के क्या क्या बोलते हैं उसको। हाँ सॉरी, हाँ रेट बराबर होता है। मेरा दिमाग कहीं और है, मैं थोड़ा जोन आउट कर चुका हूँ, वापस से जोन इन करने में हल्का सा टाइम लगेगा। तो रेट बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। रेट, कंसंट्रेशन नहीं रेट। तो खैर जो भी है, अब आप मान लो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हो। यहाँ बिल्कुल लॉजिकली है, इसमें कुछ खास आपको दिमाग वमाग नहीं लगाना है भाई। लॉजिक में दिमाग नहीं लगाना होता क्या? मतलब यू गेट माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप प्रोडक्ट से कुछ रिएक्टेंट बना रहे हो, ठीक है। पहले आपने लिया जी एक्जोथर्मिक, ठीक है। एक्जोथर्मिक लिया यानी कि यहाँ पे हीट आनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, देखो यहाँ पे हीट आनी चाहिए, फर्स्ट केस है ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पे हीट आनी चाहिए। एक्जोथर्मिक मतलब वो हीट देता है। तो ये ली शैटलियर से भी हो जाएगा। ली शैटलियर से क्या, ये कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, क्योंकि ली शैटलियर को बस आप मान सकते हो, ऑब्वियसली ली शैटलियर बहुत, मतलब उनको क्रेडिट देना चाहिए, वरना आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं। एक्जोथर्मिक मतलब वो हीट देता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, हीट बहुत सारी आने लगेगी। अब वो खुद भी हीट देता है और खुद आप उसमें हीट ऐड भी कर रहे हो, सॉरी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये लिखा है। मतलब टेम्परेचर है, एनर्जी है, रिलेटेड ही होता है तो ये ना पीछे की ओर जाने लगेगा, पीछे की ओर, और ये पीछे की ओर जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। नहीं सॉरी, अरे क्या लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं यार। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और नहीं एक सेकेंड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि पीछे की साइड जाने लगा। हाँ सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिर गया, ठीक। फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आते हैं सेकंड केस पे आते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या है कि वो एनर्जी जा रही है अंदर की ओर, एनर्जी जा रही है अंदर की ओर, एनर्जी जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ, अंदर की ओर एनर्जी जाने का ये मतलब हो गया कि उसमें आप डालो, उसमें आप हीट इंक्रीज करोगे। चलो रुक जाओ एक सेकंड। हीट आपने कम कर दी एंडोथर्मिक के लिए, हीट आपने कम कर दी, हीट कम कर दी तो ये वो चाहेगा कि थोड़ी हीट दे दे, हीट दे दे। मतलब हीट कैसे, देखो आप आर से जब पी में जा रहे हो तो एनर्जी लग रही है, हीट और लग ही जा रही है। लेकिन आप पी से जब आर में जा रहे हो ना, जब पी से आर में जा रहे हो तो आपको एनर्जी मिल रही है। आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में एंडोथर्मिक है, हमें कैसे पता, दे रखा है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि जब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये सोचेगा थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो ये पी से आर बन जाएगा। आर बन जाएगा मतलब आर की कंसंट्रेशन फिर बढ़ जाएगी और के क्यू बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, बी सही है। सी देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सी देखते हैं, आप टेम्परेचर गिरा रहे हो एक्सोथर्मिक के लिए,
एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर गिरा रहे हो। एक्सोथर्मिक आपको पता है हीट देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। आप टेम्परेचर गिराओगे, ये ना जो आप करोगे उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा, वो कहेगा नहीं, नो नो मीन्स नो, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो बढ़ाने की कोशिश करेगा तो आगे जाएगी रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ये जब पी की साइड जा रही है तो हीट आ रही है, ठीक है। पी बढ़ गया, पी बढ़ गया यानी कि आपका के क्यू बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे के क्यू नीचे दे रखा है तो ये गलत हो गया। डी आ जाओ, टेम्परेचर आप नीचे कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर आपने नीचे कर दिया। टेम्परेचर अगर आपने नीचे कर दिया तो इस सॉरी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर नीचे कर दिया। ये कहेगा नहीं भाई टेम्परेचर बढ़ाओ, आपने कर दिया कम, आपने तो कर दिया, वो कहेगा बढ़ाओ। क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो यानी कि जब आप प्रोडक्ट की साइड जाओगे तो ये टेम्परेचर देगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, और वही चाहिए हमें, तो यानी कि पी बढ़ जाएगा। पी बढ़ेगा तो की क्यू बढ़ जाएगा। तो बी और सी दोनों आंसर है, बी और डी। मेरे हिसाब से तो बी भी होना चाहिए, हो सकता है गलत हो। अच्छा, वेंट ऑफ इक्वेशन है, वेंट ऑफ इक्वेशन में खुद भूल गया क्या थी। जहाँ तक मुझे याद है वेंट ऑफ इक्वेशन होती है कुछ ऐसे, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, ऐसी कुछ होती है जहाँ तक मुझे याद है। होती होगी कुछ ऐसी होती है, इसके क्लोज ही होती होगी, देख लेना। ये यार शायद ए नहीं है, यहाँ कुछ और होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, डी है, बी क्यों नहीं है आंसर? मेरे हिसाब से तो बी भी होना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, डी है ना, आप समझ गए ना। अगर आपको वेंट ऑफ इक्वेशन नहीं भी पता है तब भी एक हल्की सी कोशिश कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि वहीं हाथ फैला के हम पे तो हो ही ना, हमसे तो हो ही ना रहा, ठीक है, समझे, आगे बढ़ो। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज दे रखा है ये, ठीक है। सुक्रोज सबको पता है कि टूट के बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। और क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में, हाँ स्ट्रक्चर में तो है, वेट में, स्ट्रक्चर में होगा तो वेट में भी होना चाहिए ना, नहीं होता। स्ट्रक्चर और वेट, स्ट्रक्चर सेम रहता, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन दोनों आइसोमर है, तो नहीं आइसोमर है, पता नहीं कुछ तो है, दोनों एक दूसरे के, वेट अलग है, वेट सेम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव जी और गिब्स कांस्टेंट बताना आपको। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि गिब्स कांस्टेंट जो होता है ना, अगर आपको ये याद नहीं है तो ये होता है प्लस आर टी, ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं खुद भूल गया हूँ। डेल्टा एच आर टी होता है शायद, नहीं शायद सिर्फ डेल्टा एच होता है शायद, ऐसा ही होता है। देखो चलो, मैं जितना मुझे पता है मैं उतना बताता हूँ। ये जो डेल्टा जी है ना, टॉप जी हमारे ये, मुझे नहीं पता भाई, वो फ्रेंच में है कुछ, मैंने फ्रेंच पढ़ी लिखी है लेकिन मेरे को ये बहुत एम्बेरसिंग है, शायद मुझे हटा देना चाहिए भाई ये बस। मत कर भाई, वी आर फीलिंग क्रिंज। ऐसी अलग सर करते थे तो क्रिंज था, तू कर रहा है तो एंटरटेनमेंट है। आई गेस क्रिंज चीज़ें एंटरटेनिंग हो सकती हैं। खैर, डेल्टा जी जो बताता ना, ये हमें बताएगा कि इस रिएक्शन को आगे जाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को पीछे जाने के लिए क्या कितनी एनर्जी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे आपको पता है, इक्विलिब्रियम पे आगे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, पीछे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। आगे पीछे आप जा सकते हो, ऐसा सच कोई इशू नहीं होगा, मतलब आप बिना एनर्जी के आगे पीछे आप जाओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड बिना इशू के आइडियली, ठीक है। तो यानी कि ये जीरो हो गया। अब इक्विलिब्रियम हर उस पर तो नहीं होती है, हर टेम्परेचर पे नहीं होती है, तो जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे उस रिएक्शन को कराने में कितनी एनर्जी चाहिए, ये तो इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम पे जितना भी टेम्परेचर रहा होगा, ये होता है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये तो ज़ीरो नहीं होगा, हो सकता है किसी केस में ये भी ज़ीरो हो। खैर यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया तो डेल्टा जी हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ वो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अरे यार चलो, नेगेटिव डेल्टा एच आर टी, मैं तुक्का मार रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कुछ ऐसा है भी कि नहीं है। नहीं एल एन आर टी होता है, सॉरी एल एन आर टी होता है, नेचुरल लॉग ऑफ आर टी होता है। आर क्या है भाई, ये टी क्या है, ये एल एन क्या हो गया भाई, एल एन वो वाला एल एन नहीं है, ये सोनू कुमार वाला एल एन नहीं है, ये एल एन आर टी, ये नेचुरल लॉग होता है, ये फार्मूला है, पता है, ये तो फार्मूला है, मैं क्या ही बताऊँ इसमें। आर कांस्टेंट है, ये 8.314 है, के आपका वो है, टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव एल एन कैसे निकालते हैं यार, एल एन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन।
एलन आपका यही होता है, एलन के सी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेचुरल लॉग निकालना होता है। तो वो दे रखा है 2 × 10⁻13, तो ठीक है। और तो या तो ए होगा या तो डी होगा। हाँ तो ए होगा क्योंकि ए मैच कर रहा है। RT ln के, मैं भूल ही गया था ये रिएक्शन, वो ये इक्वेशन ही भूल गया था मैं, इसलिए इतना थोड़ा हड़बड़ा गया मैं, वरना तो याद था मेरे को, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़ें, इसे गुड कर देते हैं। बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड। एक्चुअली डाई बेसिक एसिड का मतलब होता है ना वो 2 बार टूटता है। क्या मतलब? शायद ऐसा है कुछ कि पहले टूटेगा, मान लो ऐसा है कि वो, क्या एग्जांपल दूं मैं, XH2 मान लो, ठीक है, HX मान लो, HX मान लेते हैं, H2X मान लेते हैं। एसिड है तो पहली बार एक बार टूटेगा, ठीक है, एक बार टूट गया तो क्या बन गया जी, HX प्लस X माइनस, ठीक है। क्यों भाई, हो सकता है हाइड्रोजन पे भी माइनस, तो सॉरी हाइड्रोजन पे भी तो माइनस हो सकता है। नहीं, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता कौन है ये बताओ। और फिर HX माइनस टूटेगा, सॉरी HX प्लस टूटेगा, और वो टूट के आपको देगा H प्लस और X माइनस, H2 प्लस, नहीं 2 प्लस कैसे हो सकता है, H प्लस और X दे देता है वो मुझे नहीं पता वो क्या देता है, बट ऐसा कुछ दे देता है। मेरे कहने का मतलब है वो 2 बार टूटता है। तो मेरे हिसाब से पहली बार वो इजीली टूट जाता है, दूसरी बार उसको दिक्कत होती है। ऐसा क्यों है वो तो आंसर में पता चलेगा। तो यानी कि पहला टूटने वाला जो कांस्टेंट है, क्योंकि भैया जितना बड़ा कांस्टेंट उतना टूटेगा। अब मैं पूरा तो ड्रॉ करूँगा नहीं कि K = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इतना तो समझ जाओ, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा आपका K बड़ा। तो मेरे हिसाब से पहला K बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा K। ऐसा कहीं ऑप्शन है? B है तो यही। H2 है, पहले टूटता है, ओ H प्लस, क्या कर दिया मैंने, ये H2 है, ठीक है, स्टार्टिंग में H2X लेके चला था मैंने, तो HX प्लस H बन गया। ओहो हाँ, यहाँ पे H प्लस बनेगा और HX माइनस बनेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमारे सर कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने स्टार्ट किया H2X से, ठीक है, वो टूटा HX में और प्लस H माइनस में, तो भैया H प्लस में और HX माइनस में, ठीक है। फिर जो अपना HX है वो टूटता है फिर से, HX माइनस टूट गया, फिर अब वो फिर इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले तो इस वाले हाइड्रोजन से लिया, अब वो इस वाले से लेगा, X2 माइनस, X2 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, हो गया। खत्म करें। ख़त्म कर दें क्या? ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे अब। यार मैं कुछ सोचने लग जाता हूँ बीच बीच में। हाँ, तो वो डाई बेसिक एसिड, और मैंने बता दिया क्या रीज़न है। मैं कुछ दिमाग ही चलने लगता है कहीं और ही, किसी और डायरेक्शन में भागने लगेगा दिमाग ही, ये मैंने बता दिया, ठीक है। विच बॉन्ड एनर्जी इज़ मोर, बताओ भाई कौन सा ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी E1, E2 और E3 में। एक्चुअली में क्या होता है, जब फ्लोरीन आ जाता है तो यहाँ तो हाइड्रोजन है, ठीक है, नॉर्मल, ये तो आप बहुत बार देख चुके हो। ये लेते हैं हम स्टैंडर्ड, ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालूंगा, इसके कंपैरिजन में मैं E2 और E3 निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कोशिश। E2 में जहाँ तक मुझे याद है ये बॉन्ड छोटा पड़ जाता है, और ये बॉन्ड जितना छोटा होगा ना उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से E2 बड़ा होना चाहिए E1 से, लेकिन दे ही नहीं रखा ऑप्शन में। और E3 तो चलो C4 और हाँ चलो पहले देखें E1 या E3। E1 है अपना H और E3 भी अपना H है, मेरे हिसाब से बराबर होने चाहिए। नहीं, बराबर नहीं होंगे, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, E3 ज़्यादा। मैं अभी रीजनिंग बताऊंगा, रुक जाओ, पहले मैं आंसर देख लूँ क्योंकि मैं गलत रीजनिंग बताना चाह रहा। E3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा E2 और E4 में। E2 और E4 में नहीं, सॉरी, E3 की एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ, E3 की एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे E4 की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे E3 जीतेगा, यहाँ E4 जीतेगा।
यहाँ पे E3 जीता और नीचे E2 जीती है। अच्छा अच्छा, हाँ E2 जीती है। हाँ हाँ, देखो तो ऐसा है, मैं बताता हूँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात हो रही है। यहाँ पे दोनों ही केसेस हमारे टेट्राहेड्रल के हैं, तो मैं पहले के 2 केस लेता हूँ। इनफैक्ट एक सेकंड, पता है तुम्हें, मेरे हिसाब से तो E1 और E2 बराबर हो सकते हैं, हो सकता है हाँ। बात आती है ना एस कैरेक्टर की, मैंने पहला केस लिया और फिर मैं लास्ट वो लेता हूँ एस कैरेक्टर। अब मैं बता देता हूँ क्या होता है एस कैरेक्टर। एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, गेट इट, क्योंकि एस से स्ट्रगल, भाई यार तू मत मारे कर ऐसे। जो एच हो गया, एच हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। अब इन्होंने मेरे को बताया था, या पहले रीड कर लूँ, या चलो ठीक है ऐसे ही रीड नहीं कर रहा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और एस कैरेक्टर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। 4 एस हैं, एस 4 sp3 हैं जिसमें 4 एस हैं, तो ओवरऑल एक का 25% कैरेक्टर आ जाएगा। या चलो ऐसे ही देख लो ना, 4 ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए, वैसे तो टोटल 16 ऑर्बिटल हो गए। चलो ठीक है, टोटल 4 एस हैं और टोटल 16 ऑर्बिटल हैं, तब भी 25% ही आया, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। यहाँ पे क्या होता है ना एक्चुअली, यहाँ पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है ना, फॉर सम रीज़न एस कैरेक्टर उतना ही कम हो जाता है। एस कैरेक्टर आपका, और एस कैरेक्टर बताएगा कि शायद कितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है, ये सब बताता है कि एस कैरेक्टर। देखते हैं क्या बताता है। एस कैरेक्टर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के, इतना तो मैं श्योरली बता सकता हूँ। अब बस यही देखना है कि एस कैरेक्टर और स्ट्रेंथ का कितना रोल है। चलो जी, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली एस कैरेक्टर कम हो गया, तो यहाँ भी कम हो गया। यहाँ पे 25% होना चाहिए था, उससे कम है। यहाँ भी 25% होना चाहिए था, उससे कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया। क्यों भाई, ओवरऑल बढ़ाना ही है। ओवरऑल तो 100 रखना है, सॉरी ओवरऑल 100 रखना है, तो हाइड्रोजन में बढ़ाना पड़ेगा। फ्लोरीन में कम कर दिया तो हाइड्रोजन का, ठीक है यार अब पढ़ा ही हुआ है जब एस कैरेक्टर और 1000 कंप्लीट करना ही है तो हम बढ़ा लेते हैं, समझ गए। आओ देखते हैं। चलो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मोर एस कैरेक्टर मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना रिपल्शन, यानी कि एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपका E2, क्योंकि यहाँ पे E2 25% था और यहाँ E2 25% से कम था। हाँ ये हो सकता है, सही बात है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतनी ज़्यादा एनर्जी। क्यों भाई, देखो बॉन्ड एंगल ज़्यादा कब होता है, जब रिपल्शन होता है ना। और रिपल्शन कब होती है, जब दोनों में एकदम बेहतरीन एनर्जी भर रखी हो, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, समझे। ये छोड़ दो, ये लास्ट वाला पॉइंट मैं श्योर नहीं हूँ, और ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया। इसे फिर से लेकिन एक बार करेंगे हम लोग। एक्चुअली आई नीड टू टेक अ पिस अगेन। इनफैक्ट अब 5 बज गया, मेरे को जिम तो जाना ही है वैसे तो। जिम तो वैसे थोड़ी देर में जाना है भाई तुझे, ये बात भी सही है। तो अच्छा तो वेट करो, ठीक है, आई विल टेक अ पिस एंड आई विल बी बैक। तो कल की वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए, हाँ ये आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आओ।
इसमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? इन सब में क्या कॉमन है? सेंट्रल कार्बन है भाई, सेंट्रल एटम कार्बन ही है। हाँ मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कॉमन है? तो अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब में ये कॉमन है कि इन सब की ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री की खास बात कुछ ये है कि देखो मतलब टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे आपके पास अगर मान लो यहाँ पर तो सारे के सारे हाइड्रोजन है, यहाँ पे सारे के सारे फ्लोरीन है। अगर कुछ मिक्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो हाइड्रोजन देखो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है ना, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाता है, सब्सिडरी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपने सेंट्रल एटम से। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। तो एक्चुअली ऐसे केस में क्या होता है कि हमारा एस कैरेक्टर काफ़ी कम हो जाता है। एस कैरेक्टर यहाँ हमारा कम हो जाएगा और ओवरऑल हमें चाहिए 25%। मैंने बता दिया था क्यों, ओवरऑल हमें 25% चाहिए ही चाहिए। तो ये HCH वाला जो बॉन्ड है वो 25% से ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। मेरे हिसाब से होना तो ऐसे ही चाहिए। और जितना एस कैरेक्टर होता है आई गेस उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है या उतनी कम एनर्जी होती है? बॉन्ड लेंथ जितना छोटा एनर्जी उतनी ज़्यादा, कुछ ऐसा होता है, मैं खुद भूल गया हूँ मैं। चलो E1 और E3 में आओ, CH और CH। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है। मेरे हिसाब से एस कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, रिपल्शन कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होगा। चलो लेट्स गो विथ कि E3 ज़्यादा बड़ा है E1 से और E2 ज़्यादा बड़ा है E4 से। हाँ बात तो सही है। जितना एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड पे रिपल्शन। हाँ मैं भूल गया था कि रिपल्शन किसका होता है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, इजी, आगे बढ़ता है। डाइवोरेंट स्ट्रक्चर स्किप रेड फ्लैग क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपका डेल्टा जी होता है 0। ऐसा सच बात है या नहीं है बताओ? तो डेल्टा जी अगर आपको याद है, डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी होती है। व्हाट डज दैट गिब्स अस? हमें गिब्स एनर्जी से मिलेगा कि ये इस किसी भी इक्वेशन को आगे ले जाने में या पीछे ले जाने में कितना ज़्यादा एनर्जी लगनी चाहिए। मतलब ये अपने आप जाएगी या नहीं जाएगी ये पता चलता है, ये गिब्स एनर्जी बता देती है हमें अपने आप आगे जाएगी या नहीं जाएगी। स्पॉन्टेनिटी होती है वैसे तो गिब्स एनर्जी का मेन काम होता है। तो डेल्टा जी होता है नेचुरल लॉग ऑफ KC, जिस भी जहाँ पर भी हो। इक्विलिब्रियम ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पे ही हुआ, RT। इक्विलिब्रियम पे आपकी स्पॉन्टेनिटी दोनों ज़ीरो, मतलब ज़ीरो होती है। मतलब वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, उसमें कुछ खास आपको एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो अपने आप जाएगा। स्पॉन्टेनिटी ज़ीरो होती है उसकी। तो यहाँ पे ln KC/RT ज़ीरो हो जाता है या डेल्टा जी ज़ीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे। और सबको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बैक बॉन्डिंग क्या होती है भाई? हाँ ये इंपॉर्टेंट, मैं भूल जाता था ये बात। चलो बैक बॉन्डिंग होती है, पहले दो चीज़ें लो, A और D। ये बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा काम आती है उसमें। ऑर्गेनिक मैं हमेशा भूल जाता हूँ एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है ये। बैक बॉन्डिंग हो गई जी आपकी, बैक बॉन्डिंग हो गई। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है गेस और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं कि A और B जो है वो कैसे कैसे वर्क करता है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो एक चीज़ में एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और लोन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते हैं। शायद थोड़ी देर पहले, अच्छा नहीं, वो अगले दूसरे चैनल पे एक वीडियो डल रही थी, उसमें भी ये बताया था मैंने। लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो उनको लुईस एसिड कहते हैं। और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एक आप एक आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो लुईस बेस की तरह काम करे। और सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैं भूल गया था इसलिए इसको याद करेंगे हम लोग, अगेन रिपीट करेंगे ऐसे। विच विल मेक बेसिक बफर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरे हिसाब से बेसिक बफर बनाने के लिए आपको चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस, फिर उसका कॉन्जुगेट एसिड। शायद बेसिक बफर बनाने के लिए, मैं यही चीज़ पे कंफ्यूज हूँ थोड़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ है, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक ही जगह स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, ऐसा है तो यहाँ पर भी नहीं, ये नहीं होता। पता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक सॉल्ट होता है, और एक शायद सॉल्ट होता है या वीक बेस सॉल्ट होता है, मैं भूल रहा हूँ होता क्या है एग्जैक्टली। या शायद हो सकता है वीक बेस भी हो, चलो देख ही लेते हैं। वीक बेस और उसका सॉल्ट, अच्छा हाँ।
चलो इसे रिपीट करेंगे। अच्छा, ये वैसे भी पहली बार क्वेश्चन किया हमने तो कोई बात नहीं। फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, आप वेंट हॉफ इक्वेशन बना के दिखाओ मुझे। मेरे हिसाब से वेंट हॉफ इक्वेशन जो निकलती है वो निकलती है इस वाली इक्वेशन से, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन आर टी के सी, एल एन के सी आर टी, एल एन के सी आर टी, ये होता है। इक्विलिब्रियम पे तो के ई क्यू हो जाएगा, ये शायद ज़ीरो हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो, और ये हो जाएगा एल एन के सी आर टी बराबर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। जी नॉट का क्या मतलब है, ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होती है। वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर ले लो 1 बार ले लो, इतना बहुत है। एक एटीएम ले लो, सॉरी एक एटीएम ले लो नॉर्मल, और रूम टेम्परेचर जितना केल्विन में लेना, केल्विन में, सेल्सियस में लेना, सेल्सियस में लो। यार ये तो नहीं होता जहाँ तक मुझे याद है, ये इक्वेशन तो नहीं होती, क्योंकि उसमें डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस भी आना चाहिए। हाँ तो सही बात है ना, वो यहाँ तो आ जाएगा डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस भी तो लिख सकते हो। बात तो सही है भाई। ये हो गया एल एन के सी आर टी बराबर डेल्टा, नो नो नथिंग 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 नथिंग, एच डेल्टा एच प्लस आर टी डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ये कहाँ से चीज़ आ गई भाई, ये भी एक्चुअली आपको स्पॉन्टेनिटी में, मतलब यू नो स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। डेल्टा एच आपका एंथैल्पी है, एक रिएक्शन की एंथैल्पी है, और टी आपको टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है आपकी, चेंज इन एंट्रोपी। ये सब आपको नहीं भी पता है ना, तो एटलीस्ट आपको, चलो आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं की, इट्स फाइन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स है भी बहुत दिमाग ख़राब चैप्टर है वो, मत करो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस ये टर्म्स को, इसके टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए, एक तो क्या होता है ये, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। मतलब से मेरा मतलब है कि व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। एक बार यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि हम लोग सही रास्ते में जा भी रहे हैं कि कुछ भी अंडरस्टैंड लिखे जा रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन लेना तो मेरे को, ओके मेरे हिसाब से तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, बट फिर भी हाँ ठीक है, सही जा रहे थे हम लोग। वो डेल्टा एच नॉट और माइनस टी डेल्टा एस नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेल्टा जी लिया है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया है ना, समझ रहे हो ना। सॉरी पर्टिकुलर, यार हमने ये वाला टी और ये वाला टी अलग अलग क्यों नहीं लिया हमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये टी, ये वाला टी और ये वाला टी सेम कैसे है, पहली बात तो। चलो वो सब छोड़ो, हम लोग सही में जा रहे थे, सही रास्ते में जा रहे थे। एल एन के सी आर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा एस नॉट। खैर वो क्या, अब क्या करना है हम लोगों को, हम निकाल क्या रहे हैं, हमें पहली तो देखो, कई के बार होता है कि आप आधे रास्ते पहुंच जाओ, भूल गए क्वेश्चन क्या था, ये ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट दैट यू नो अनहर्ड ऑफ, इट्स नॉट दैट अनहर्ड ऑफ, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने। हम लोग निकाल रहे थे वेंट हॉफ इक्वेशन। भाई मुझे पता ही नहीं है वेंट हॉफ इक्वेशन क्या है, मैं कैसे निकाल पाऊँगा, डजेंट मैटर। आपको बस इक्विलिब्रियम को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो मैं इक्विलिब्रियम को एक साइड कर लूँ और ये बाकी चीज़ों को एक साइड कर लूँ, फिर मुझे इक्विलिब्रियम की एक इक्वेशन मिल जाएगी। अभी तक तो हम कंसंट्रेशन से डिराइव कर रहे थे, पहले हमें कंसंट्रेशन पता होनी थी, अब आप सीधा सीधा इक्विलिब्रियम के ऊपर किस किस चीज़ों को इफेक्ट पड़ता है वो निकालने जा रहे हैं। तो आर टी आप नीचे कर दो डिनोमिनेटर में, ये हो गया नेचुरल लॉग है, ठीक है, लॉग बेस 10 नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपकी वेंट ऑफ इक्वेशन आगे से बताऊँ तो यहाँ आप थम सकते हो। वैसे तो एक स्टेप और जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्टेप जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो मतलब आपके लिए तो बहुत ऐसे बताऊँ तो आई गेस यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए यार, एक इसमें कहीं ना कहीं एक जगह नेगेटिव तो होना चाहिए था।
डेल्टा एच नॉट आर टी प्लस डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताओ, ये ग्राफिकली किस इक्वेशन में फिट हो रहा है? पहले तो एक्सेस बताओ, क्या क्या एक्सेस हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ। केसी तो होगा ही भाई, केसी तो आपको, आपका काम क्या था, आपको देखना है केसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक ये तो केसी हो गया। अब केसी डिपेंड करता है एक्स पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सेस होता है ना ये वाला, और ये इंडिपेंडेंट है तो टेम्परेचर। आपको ये सब बात पता होनी चाहिए, नहीं भी पता तो चलो कोई बात नहीं। ये हो गया एल एन के सी बराबर, यहाँ पे बाय द वे 1/T आएगा, इज इक्वल्स टू 1/T डेल्टा एच बाय आर, डेल्टा एच नॉट बाय आर वैसे तो, प्लस डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल एम एक्स प्लस के सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, के सी कह रहा हूँ प्लस सी, मैंने शायद के सी बोल दिया गलती से। नेगेटिव होना चाहिए, देखता हूँ मैंने कहाँ, यहाँ नेगेटिव तो होना चाहिए, मेरे दिमाग से निकल रहा है मैंने। अच्छा हाँ देखा, यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी जगह मिस्टेक हुई है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, और तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो लास्ट में यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। चाहो तो आप इसको नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। भाई ये सब होता क्या है, मुझे लॉग ही करना नहीं आता। अगर लॉग करना नहीं आता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जाके एक आधे घंटे की वीडियो देख लो, कोई भी यूट्यूब पर सर्च मारो लॉग एकदम बेसिक्स। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर है, 3 Blue 1 Brown है, 3 Blue 1 Brown इज़ दी बेस्ट चैनल आई एवर कम अक्रॉस रिगार्डिंग मैथ्स, जाके उसको देख लेना, इट्स वेरी हेल्पफुल। मेरे को तो बहुत काम आया था, मैं तो बायो का हूँ, मुझे फिर भी लॉगरिथम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग यहाँ पे हो सकता है कोई मैथ्स का भी हो, मे बी। ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके हिसाब से हम ग्राफ भी आगे बना लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट पावरफुल? हैलाइड आयन में आयोडाइड सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप जाओगे हैलाइड आयन में क्या क्या हो गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, F माइनस, Cl माइनस, ब्रोमाइड माइनस, आयोडाइड माइनस। क्या डालूँ क्या, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि बहुत आसानी से सामने वाले को रिड्यूस कर दे, यानी कि सामने वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। हाँ सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर होगा, सबसे ज़्यादा बाहरी उसमें होगा, बाहरी शेल में होगा, सबसे ज़्यादा भारी नहीं, बाहरी, सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में होगा। तो मेरे हिसाब से इसको निकाल के देना बहुत आसान होगा, इसके इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा पुल नहीं है। बट यार शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, मुझे नहीं लगता वो, मतलब एक देखो ये जैसे कि एक्स्ट्रा आयन है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता इस एक्स्ट्रा आयन पे, आयन से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयन बोल रहा हूँ गलती से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आई डोंट नो इस पर कितना शील्डिंग इफेक्ट लगता होगा, आई डोंट थिंक सो इतना, मेरे हिसाब से तो ए सही है, आई डोंट नो हाउ बट ए सही होना चाहिए। फ्लोरीन इज़ द ओनली हैलोजन दैट डज नॉट शो अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, फ्लोरीन की बस एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कि -1, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है उसकी। हाँ ठीक है, HOCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOBr, HF इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। अच्छा देखो HOCl अगर आप जाओगे, HOCl मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आपको सबसे आसान तरीका होता है ऐसे, अगर आपको एसिडिटी निकालनी होती है। देखो मेरे को मेरी मसल मेमोरी कह रही है कि आंसर सी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि क्यों। रुको एक सेकेंड, HOCl है, HOCl देखो वैसे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो बेस्ट होता है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, अगर कहीं नहीं वेट नो, क्लोरीन की किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा होता है कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जिस भी उसमें सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे बेस्ट एसिड होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डी आंसर। ओके 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 ओके, चलो इस पर आएंगे वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, HF को तोड़ना सबसे आसान, ठीक है, ये मुझे नहीं पता सी कैसे सही है,
मुझे नहीं पता सी कैसे सही है, बट डी का मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ डी तो समझ में आ रहा है मेरे को, डी मेक्स सेंस टू मी। अरे भैया ये क्वेश्चन, ये वही वाले क्वेश्चन है जो हमें, जिसके हमें आगे का पढ़ना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, और मैं इसे सस्पेंड नहीं करना चाह रहा, फिर वो भूल जाऊँगा वापस वो करना। देखो इंटरसेप्ट दे रखा है लॉग ई क्यू वर्सेज 1/t का, ये नेचुरल लॉग है, सॉरी ये लॉग बेस्ड 10 है। कैसे पता? नेचुरल लॉग होता तो एल एन होता, और अगर लॉग बेस्ड 10 होता तो सीधे सीधे लॉग लिख देते हैं, बेस 10 नहीं लिखते हैं जनरली। डिपेंड करता है, अगर मैथ्स में हो ना अब तो लॉग बेस्ड 10 ही दिखेगा वैसे हर जगह, और अगर बस लॉग लिखा हुआ है तो कंप्यूटर्स वगैरह में लॉग बेस्ड 2 लिखा होता है यूजुअली, क्योंकि वहाँ बिट्स वगैरह में काम करते हैं ना। लॉग के ई क्यू वर्सेज 1/t फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन इज 20, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। सिंपल है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना आपको। पता है पहले तो आपको दिमाग होना चाहिए है कौन सी इक्वेशन ये, अगर नहीं भी पता तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टिल एक जो माइंड मैप बन जाता है ना, एक दिमाग में मैप क्रिएट हो जाता है तो अच्छा लगता है। देखो तो लॉग बेस 10, अब मैं ना नेचुरल लॉग की जगह सीधा सीधा लॉग बेस 10 वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। के ई क्यू बराबर हो गया आपका नेगेटिव 1/t डेल्टा h/r इंटू 2.303। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आई होप आपको पता हो कि नेचुरल लॉग को, रुक जाओ मैं नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँगा, चिंता मत करो। प्लस अगर ये पार्ट रहने तो बहुत ख़राब लिखा है, ये हमारा वैसे भी काम का पार्ट ये है, डेल्टा एस अपॉन आर इंटू 2.303। रुक जाओ अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है पहले मैं सॉल्व कर दूँ उसके बाद समझाऊंगा, या चलो समझा ही देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, नेचुरल लॉग से जब आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे ना, नेचुरल लॉग ऑफ के ई इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, के ई क्यू सॉरी के ई। तो 2.3 से मल्टीप्लाई किया, हमें दे रखा है एक्स एक्सिस पे सिर्फ यही है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में डाल दिया। इजी बेसिक मैथ्स है, कुछ खास दिमाग नहीं है, बस ये 2.303 से मत घबराना। इंटरसेप्ट की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो डेल्टा एस अपॉन आर 20 है, तो डेल्टा एस हो जाएगा, आर है आर की वैल्यू यहाँ क्या यूज़ करोगे, कैलोरी है, तो कैलोरी में आर की वैल्यू शायद 4 यूज़ होती है, 4 कैलोरी है ना, क्योंकि आर की अलग अलग वैल्यू होती है ना। 2.3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4×8 160 से ऊपर 170 के आसपास है कुछ, है नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, होना तो चाहिए, किलो में तो नहीं है। 4×8 8×2 8×20 जैसे 20 भी मान के चलूँ तब भी 160 से नीचे तो कुछ है ही नहीं आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, स्लोप की नहीं है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, तो सही तो है मेरे हिसाब से, तो सही है, 4 ही तो वैल्यू होती है या 0.4 होती है। डेल्टा एस की वैल्यू हो गई आर, यानी कि मेरे हिसाब से तो आर की वैल्यू 4 लेनी चाहिए, 4 या 2 हो सकता है, 2 नहीं 2 कैलोरी होती है, 4 कहाँ होती है फिर, 4 कहीं और होती होगी, 2 कैलोरी, और वैसे भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा फिर। हाँ, तो एक्चुअली आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, ना कि जो कि मैंने बोला वो नहीं होती। हाँ चलो बेसिक बफर सोल्यूशन बनाना होता है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बफर सोल्यूशन क्या होता है। बफर सोल्यूशन ऐसा होता है ना कि आप उसमें अगर कुछ बाहर से ऐड भी कर रहे हो, जैसे एसिड ऐड कर रहे हो, तो वो उसको लाइक सॉर्ट ऑफ मतलब न्यूट्रली, जो भी पीएच चेंज ना होने दे, नो चेंज इन पीएच, यानी कि डेल्टा पीएच हमारा होना चाहिए 0 बफर सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हाँ बेसिक बफर जैसा कि अभी हमने देखा, एक वीक बेस लो और उसी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है।
अभी हम ml वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे। वीक बेस दिख रहा है कहीं? वीक बेस दिख गया। सॉल्ट है उसका, ये सॉल्ट बनाते कैसे? सॉल्ट, एक सेकेंड, NaOH वीक बेस थोड़ी होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? NaOH वीक बेस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा डी है, NH4OH है। हाँ NH4OH वीक बेस तो है, NH4OH वीक बेस है, सही बात है हाँ। और दो कंडीशन है, एक तो आपके पास वीक बेस और उसका सॉल्ट होना चाहिए, और उसके मिलीमोल पता है ना, वो मिलीमोल कैसे निकालता है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, आपके नंबर ऑफ मोल्स है वैसे तो, मिलीमोल क्या ही करोगे जानने में। हाँ वो वीक बेस के मिलीमोल ज़्यादा बड़े होने चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्या मतलब? NH4Cl होना चाहिए ना। एक सेकेंड, अच्छा ओके, अच्छा मैं समझ गया क्या चल रहा है। एक्चुअली इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिखा रखा है वो, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीक बेस होगा और उसका डायरेक्टली सॉल्ट बना रखा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, उसका सॉल्ट बनाना पड़ेगा आई गेस आपको। अच्छा चलो आएंगे इस पर, चिंता मत करो, फिर आएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है वीक एसिड का 10⁻⁴, और अगर आपको उसका बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका pH इतना इतना दे रखा है, तो उसका सॉल्ट बाय एसिड रेशियो दे रखा है, उसका इतना सा दे रखा है, ठीक है। In order to prepare a buffer solution with a pH equal to 5, salt by acid ratio उसका होना चाहिए इतना। अच्छा ओके चलो, डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे तो कोई साफ यूज़ नहीं दिख रहा है इसका, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। अगर आपको सॉल्ट बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका pH 5 है, रुक जाओ, बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, बफर सोल्यूशन BS करना है आपको यहाँ पे। वीक एसिड का मतलब है आपको दो चीज़ें लेनी पड़ेगी ऑलरेडी, एक वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट भी होना चाहिए जिसका pH होगा 5। pH 5 मतलब समझते हो? pH 5 का क्या मतलब है? देखो pH 5 का ऐसा मतलब समझ लो, pH 5 का मतलब ये समझ लो कि नेगेटिव लॉग जितनी भी यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो क्रिएट होगी 5 में। तो एक्चुअली जिनको लॉगरिथम्स आता है, देखो ऐसा होता है ना, यहाँ पे 10⁻⁻ नेगेटिव समथिंग होगा, नेगेटिव x, 10⁻x होगा, 10⁻x, ये x बाहर आएगा जब, नेगेटिव x ही तो होगा, हाँ सॉरी 10⁻x होगा, और ये x जब बाहर आएगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। और लॉग बेस, यार अब आपको लॉग आना चाहिए, चलो छोड़ो सब इग्नोर कर दो, इतना मेरी बस ऐसे ट्रस्ट करो। जैसे 5 है ना, 5 है, 6 और 7 नहीं है, अगर pH 6 और 7 नहीं है तो एक सिंपल सा ट्रिक लगा लो, pH लेकिन 6 और 7 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 में चल जाएगा, ये वाली 5 में भी चल जाएगा। pH अगर इतना है तो आपकी कंसंट्रेशन होगी 10⁻, जो भी नंबर दे रखा है। और अगर 7 के आगे है ना, 7 के आगे pH जा रहा है तो ये चीज़ मत लगाना, इनफैक्ट 7 भी जा रहा है तब भी मत लगाना, 10⁻⁻7 जा रहा है तो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो आपको लॉग यूज़ करना नहीं आता, लेकिन आपको दे रखा है, या तो pH दे रखा है 1 2 3 4 5। अब मैं इसे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाने का मतलब हो गया मुझे लॉगरिथम करना पड़ेगा, और लॉगरिथम अगर आप वही है, मैं अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो बिना लॉगरिथम देखे तो मोस्ट प्रोबेबली आप लॉगरिथम करना ही नहीं चाह रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है। 1 2 3 4 5 होगा ना, तो कुछ भी मत करो, 10⁻, मान लो कुछ ने बोल दिया, अच्छा कंसंट्रेशन आपको दे दी, कंसंट्रेशन है जी 10 pH है 2, pH है 2 आने की बहुत एसिडिक होगा, तो H+ की कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻2, बस इतना करो और कुछ मत करो। 3 है तो 10⁻⁻3 है। अच्छा उल्टा अगर है कि ठीक है आपको दे रखा है H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, आप pH बताओ, तो pH हो गया आपका 1, समझ रहे हो ना, ऐसे होगा ये। खैर यानी कि हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन मिल गई हमें, H+ की कंसंट्रेशन है आपके पास 10⁻⁻5। द सॉल्ट प्लस एसिड रेशियो शुड बी, भाई साहब तो भयंकर क्वेश्चन है ये। अच्छा यहाँ नई इक्वेशन यूज़ हो रही है ना, चलो इस नई इक्वेशन का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, एटलीस्ट मैंने ये बता दिया
एटलीस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे पीएच वगैरह कैसे आप हैंडल कर सकते हो। 1 से लेके 5 तक का पीएच आपकी औकात में है, हैंडल कर सकते हो। उसके बाद आपको लोगैरिथम सीख लो। आई वुड सजेस्ट कि हाँ लोगैरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आ जाती है, काइनेमेटिक्स तक में आ जाएगी लोगैरिथम्स आपकी। नहीं वहाँ तो नहीं आएगी, नहीं वहाँ नहीं आएगी, ये केमिस्ट्री में तो बहुत यूज़ होती है। लोगैरिथम्स एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से डील करना होता है ना, तब लॉग यूज़ करना पड़ता है आपको। बहुत ही ज़्यादा बड़ी इन द सेंस कि या तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल छोटी क्वांटिटी हो। छोटी क्वांटिटी भी इन एंड ऑन ऑफ इट सेल्फ बहुत बड़ी है वैसे तो। ये तो या तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सी क्वांटिटी हो या तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हो, तो वहाँ आपको लॉग यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड। अब ये कैसे आई होगी, इसे बोलते हैं हेंडरसन हासलबाख इक्वेशन। मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, इसको डिराइव करना पड़ेगा। हाँ मैंने ए और बी बता दिया था पहले ही, सी में श्योर नहीं था, डी बताता हूँ। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये होना चाहिए कि कैसे तैसे H+ दे दे वो, और HF में साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि बॉन्ड बहुत छोटा है तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वैसे भी फ्लोरीन तो ऐसे ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तुरंत ये दोनों के बीच में जो वैसे तो थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो भी टूट जाएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H+ बहुत जल्दी इजीली इसे छोड़ देगा। इसलिए डी ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है एक्चुअली में। इसका उल्टा है, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF। आई डोंट नो व्हाई, ये देखना पड़ेगा आपको, किसी और से देखना पड़ेगा। आई एम नॉट इंटायरली श्योर हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। कल फिर से इसे अटेम्प्ट करेंगे। चलो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बताओ। प्रोटॉन वहाँ पे एक्सेप्ट करोगे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आई गेस बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, यहाँ तो लोन पेयर है ही है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है आपका। तो मैं तो कहूँगा RnH2 NH3 से तो बड़ा होगा। I माइनस हाँ मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि I माइनस बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता। देखो आयोडीन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रोटॉन को इतना अच्छा खासा अट्रैक्ट कर पाएगा ये। बाकी RnH2 मुझे लगता है HS माइनस। हाँ ये बहुत अच्छा, क्योंकि इस पर शायद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, लोन पेयर इसके पास शायद 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे हिसाब से तो HS माइनस सबसे आगे, फिर RnH2, D होना चाहिए मेरे साथ, C। अच्छा HS माइनस पीछे। अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और आपका साइज़ छोटा होना चाहिए। अच्छा हाँ वैसे सही बात है, सल्फ़र बहुत बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं हुआ कायदे से, है तो यहाँ पर भी नहीं। या अच्छा है हाइड्रोजन को चलो मान सकते हो, कंसिडर करने को कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 1 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट है इस यहाँ पे कहाँ पर मोल पर लीटर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना K इज़ इक्वल टू K, क्या होता है यहाँ पर भी मोल पर प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का, ठीक है, प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट भी मोल पर लीटर में, यहाँ पर भी मोल पर लीटर में। तो अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट में 2 मोल पर लीटर वाले हो जाए, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मोल पर लीटर यानी कि 2 चीज़ें हो जाए, A इक्वल टू B+C बन जाए, और नीचे एक भी ना बने, तो सॉरी नीचे एक बने, तो मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर, तो 1 मोल पर लीटर दूसरे मोल पर लीटर को काट देगा, 1 बच जाएगा। ऐसा कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि हाँ यहाँ देखो ये तो देख के ही पता चल रहा है, ए आंसर, क्लियरली ए है आंसर हमारा यहाँ पे। क्यों भाई, क्योंकि आप सॉलिड को मोल पर लीटर में नहीं कंसिडर कर सकते, आप CO2 को कर सकते हो मोल पर लीटर में कंसिडर। तो और आपको पता है कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो CaO या मतलब जो भी सॉलिड चीज़ होंगी ना उनको 1 यूनिट देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो मान लो ए का ही लिख लो, चलो ए का एग्जांपल ले लो, वैसे आंसर ए ही है। ओह नो, आंसर
आंसर ये नहीं है क्या? ये क्यों नहीं है आंसर? कंसंट्रेशन मोल पर, अच्छा हाँ सॉरी मोल पर लीटर का उल्टा लेना था। अच्छा अच्छा अच्छा, माय बैड। खैर कोई बात नहीं, लॉजिक साउंड है। लॉजिक में हमें क्या करना था, मतलब लॉजिकली स्पीकिंग घुमा फिर आगे क्वेश्चन में हमें ये करना है कि जैसे के लिखा आपने, ठीक है, इक्वेशनल कांस्टेंट लिखा आपने, कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन मान लो, चलो इसकी आप यहाँ पे, अब क्योंकि आंसर सी है तो सही आंसर लेके चलते हैं। इसकी कंसंट्रेशन लिखो, चलो ठीक है। प्रोडक्ट में आ गया आपका मोल पर लीटर। मोल पर लीटर लिखने के बजाय मैं सीधा सीधा एक्स लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिखने वाला। ये ऐसा यूनिट है, ये मत सोचना है इसकी कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर भी एक्स और एक्स, यहाँ पर भी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक एक्स कट गया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ? अगेन ये मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर -1। और हमें निकालना भी यही था। कोई बहुत कुछ खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो बस दिमाग थोड़ी बेवकूफ़ी हो गई। चलो, तो किसने दिया था ये? एक सिलिकॉन, एक एल्युमिनियम, एक मैंगनीज, एक स्कैंडियम, ये सब किसने दिया था? ये वाला पैटर्न जो दिया था, व्लादिमीर समथिंग समथिंग, कोई रशियन हुआ था, साइंटिस्ट था, उसने दिया था। वेट आई विल बी बैक, वेट।